नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो मार्च के पहले ही वीक में 2 मार्च से यहाँ पर बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ये सत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार के लिए कितना आसान होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी, शायद ही उन वादों को अभी तक पूरा कर पाई है। और उसको लेकर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, श्रीनगर की अगर बात करें, जहां से एक मैसिव मैंडेट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई है, वहां से अब आवाजें उठने भी शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद आगा सईद मेहदी रौला की तरफ से भी सामने आई है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो ये सब किस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और खासकर इस बजट सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर रियासत के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका। कविंदर जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, खासकर एक तवील अरसा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार इस वक्त सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला 3 बार अभी तक नई दिल्ली जा चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद नई दिल्ली में ये माना जा रहा था कि शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे, कोई गठजोड़ की तैयारी तो नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है वो इस बार सरकार बनाने के लिए नहीं मिला। जब 2015 में या 2014 में जब मैंडेट था वो इसी प्रकार का था कि सरकार नहीं बन सकती थी, उस पर 3 महीने विचार किया गया, उसके बाद सरकार बनाई कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स को लेकर के। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार चलानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का रोल निभाएगी, लेकिन जहां से हमें मैंडेट मिला है वहां के हितों का ध्यान रखना, लोगों के प्रति जवाबदेही, डेवलपमेंट का दौर जो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मुझे लगता है चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको आगे बढ़ाना, सरकारी स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुंचे, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। जहां तक आपने का ये सवाल है, मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की कोई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो मुलाकात हो रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, माना जा रहा है कि शीर्ष भाजपा नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, स्वाभाविक बात है कि जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है उसको केंद्र के पास जाना ही पड़ेगा, और केंद्र के पास जाने के लिए, क्योंकि जिन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई वो सरकार का हिस्सा है, ना कि वो कोई संगठन के किसी व्यक्ति के पास गए हैं। तो बार बार मुझे लगता है कि उनकी सुई वहां पर ही अटकी हुई है कि राज्य स्टेटहुड का जो दर्जा है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको दिया जाएगा। बड़ी मुश्किलों से 35 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनी है। आज भी आपने देखा कि परसों भी कोई 3 लोग ऐसे जो सरकार में बैठ करके, डिपार्टमेंट्स में बैठ करके मिलिटेंसी के लिए काम करते थे, उनको ये निकाला गया है। तो उस पर भी हमारे चीफ मिनिस्टर का ये बयान होगा कि अभी इनकी जांच होनी चाहिए थी। जब भी इस प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है तो सबूतों के आधार पर ही लिया जाता है। जिस व्यक्ति और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास रही बड़ा जरूरी है। इस वक्त का जो समय चल रहा है, बड़ी मुश्किल से हालात पटरी पर लाए हैं, और एकदम से इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो सोच है, वो लागू होने के बाद मुझे लगता है कि हालात खराब होने का डर है। इसलिए जरूरी है, और केंद्र ने जो कहा है, किया है, हमेशा किया है, और सही लोगों के हाथ में सत्ता आती तो कुछ विचार किया जा सकता था, लेकिन इनको अपने जो सोच था कि इस आने पे पत्थरबाजों को छोड़ा जाएगा, ये करा जाएगा, जो जो इस प्रकार की सरकार सोचती हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। कविंदर जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लगभग 4 महीने का वक्फा नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट को सत्ता में आए हुए है, और जिन वायदों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैसिव मैंडेट श्रीनगर में लिया था, चाहे हम 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, 12 सिलेंडर्स की बात करें, रिजर्वेशन और फिर रिक्रूटमेंट की बात की है, कहीं ना कहीं उन सभी वादों पर विफल नजर आती दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार। क्या कहेंगे? देखिए, धरातल पर क्या है और कैसा क्या हो सकता है।
जब भी राजनीति में हम लोगों के साथ वादे करते हैं उसका कोई बेस होना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लगता नहीं था कि सत्ता में आएंगे। जिस प्रकार से पोलराइजेशन ऑफ वोट वैली में हुआ है उसके आधार पर सरकार तो बन गई, लेकिन अब जो कहा है कथनी और करनी में अंतर तो लोग नहीं चाहते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, अब करके दिखाएं। अब उनको भी पता है कि ये वो वो छिपकली है जो अगर निगलेंगे तब भी मरेंगे, बाहर निकालेंगे तब भी खराबी होगी। अब ये बड़े बड़े वादे तो अपने मैनिफेस्टो में दूसरी चीजों पे किया जा सकता है, लेकिन जब उसको धरातल पे लाना पड़ता है तो चीजें जब सिद्ध नहीं होती, या तो उसका मुझे लगता है कि 100 दिन से ज्यादा ये सरकार को बने हुए हो गया है। सरकार को अपना एक श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए कि उनका आखिर इरादा क्या है, कौन सा उन्होंने कोई ऐसा एक आगे का एजेंडा तय किया है जिसके कारण कि लोगों को बताएं। खाली लोगों को नहीं बताना है, जो चुन करके 90 लोग आए हैं उनके भी जवाबदेही है अपने प्रति। और स्वाभाविक बात है कि सरकार उनको आगे क्या प्लान बनता है, लेकिन अभी भी स्टेटहुड का दर्जा ये वो इन्हीं चीजों पर अटकी हुई है। किसी भी तरफ से केंद्र ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा हेल्थ का क्षेत्र हो, हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा वो ये डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, सड़कें हो, रेल हो, दूसरी हो, हर चीज पर यहाँ पर मुझे लगता है कि इस जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी जाती है। और कोई भी राज्य की इकोनॉमी को चलाने के लिए भी केंद्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हीं मुद्दों पर अड़े रहेंगे तो लोगों को काम प्यारा होता है, ना कि कहते हैं उनको कोई किसी की चेहरा प्यारा होता है। इसलिए जल्द से जल्द जवाब देना होगा। और जो मंत्री भी बनाए हैं उनका भी आपने देखा, किसी को सस्पेंड करना, किसी को कुछ करना, किसी को ये करना, ऐसे नहीं होता। छापे मारने से नहीं करते, रिजल्ट देने होते हैं लोगों की। लोग रिजल्ट मांग रहे हैं। मुझे लगता है इसमें से कुछ ना कुछ उन पर विचार करना चाहिए। और ये जो आने वाला विधानसभा का सत्र है, तो स्वाभाविक बात है कि 3 महीने बीत गए। अब चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, विधायकों से जवाब मांगा जाता है। और जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले सत्र में एक नंगा नाच, मुझे लगता है कि स्पीकर की तरफ से भी जो हुआ वो अच्छा नहीं था। लोगों में गलत मैसेज गया। ऐसा लगता था कि वायस व्यक्ति जाके स्पीकर की सीट पर बैठा है। और जिस प्रकार से व्यवहार उन्होंने किया, मुझे लगता है कि पिछली बातों से सीखेंगे। और बड़े ही सीजन्ड लोग जो 8-8 बार जीत करके आए हैं, वो अगर इस सीट पर बैठे हों तो उनको न्याय करना चाहिए। वो कोई लोगों के प्रतिनिधि हैं, ना कि कोई साधारण व्यक्ति हैं कि आप किसी को भी उठा करके बाहर फेंक दोगे। जो पिछली बार ये किया गया, कंस्ट्रक्टिव काम करने की जरूरत है, ना कि डिस्ट्रक्टिव काम करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि जो उमर सरकार ने जो वायदे किए थे, खासकर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की थी, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में थी तब उन्होंने कहा था कि जो मीटर चाहे कश्मीर में लगे हैं, जम्मू में लगे हैं, तभी और फिर झेलम में उसको फेंक देंगे। आज उसी पे एक यू टर्न लिया जा रहा है कि जब 100% मीटरिंग होगी, जो बहुत जल्दी संभव नहीं है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर भी एक यू टर्न नजर आ रहा है। देखिए, केजरीवाल इसका एक उदाहरण है। गंगा की सफाई की बात करते करते झूठे लोगों को, एक आध स्कूल कोई अच्छा बना दिया उसको बार बार दिखाना, एक आध कोई हेल्थ सेंटर बना दिया उसको बार बार दिखाना। पूरी दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने तबाही की है, पहली बार दूसरी बार लोगों ने विश्वास किया, लेकिन आज लोगों ने उनको समझा। जो कथनी और करनी में अंतर था वही। पहले जो कार एक लेकर के घूमते थे दिखावे के लिए, कभी कुछ करना, बाद में वो शीश महल तक कैसे पहुंच के शराब का जो काम किया, एक के साथ एक बोतल फ्री किया, ये लोगों के प्रति न्याय है। इस प्रकार की जो सोच है वो कभी भी मुझे लगता है कि किसी भी राज्य को 10 साल 20 साल पीछे ले जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यमुना पर काम होना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि जो आपके हाथ में है उसको करने का प्रयास कीजिए। बाकी केंद्र के से आप बात करने चाहते हैं इन डेवलपमेंट के मुद्दों पर, दूसरे मुद्दों पर तो बात करने नहीं जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि पहले राज्य की बेहतरी के लिए, लोगों के हितों के लिए काम करिए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए,
वो कह दिया, ठीक है, उसमें सभी उसका भी हल निकलना चाहिए। कोई भी चीज अगर मुफ्त अपने लोगों को प्रोवाइड करानी है, उसके लिए साधन कहाँ से आएंगे, उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस राज्य में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पास हर तरह का मौसम है, यहाँ पर टूरिज्म है, तो इन सब चीजों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रयास नहीं कभी किया गया। पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का जो एक्सपीरियंस है, जम्मू के लोग, लद्दाख के लोग चिल्लाते रहे कि हमारे साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तभी तो ये मुद्दे उठे थे कि हमें यूटी दीजिए। लद्दाख ने अपनी यूटी ली, हिल काउंसिल वहां पर बनी, आज वो डेवलपमेंट के तौर में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट भी नए बनने जा रहे हैं। ये सब चीजें बदलती हैं और मुझे लगता है कि जम्मू में पिछले राज्यपाल शासन के दौरान कितना अंतर आया है, इस चीज को समझना होगा। जम्मू और कश्मीर में समान जो एक आवंटन हुआ है, उसको भी देखना होगा। हर चीज का दोनों राज्यों को अपना समझा गया, ना कि हम कश्मीर से जीत करके आए हम कश्मीर का काम करेंगे, जम्मू को हम इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। पहले भी कोई आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ करता था, उसको कश्मीर में शिफ्ट करना, इस प्रकार की बातें रही। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। सरकार में बैठे हैं, बार बार ये कहना धर्म के आधार पर उसकी राजनीति करना, ये अच्छी बात नहीं। जिक्र आपने किया कि धर्म के आधार पर राजनीति, और जो मैंडेट मिला है वो भी कहीं ना कहीं पोलराइजेशन नजर आ रही है। और जो बजट सेशन शुरू होने जा रहा है उसको लेकर ऑलरेडी पीडीपी, एआईपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमएलएज ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है टू फॉर अल्कोहल बैन इन कश्मीर एज वेल एज मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। किस नजरिए से देखते हैं उसको? देखिए, अच्छी बात है, करवाएं। अगर इस प्रकार का ये अब बिल्ली थैले से बाहर आने वाली सरकार की क्या नीति है, अब क्या वो कहती थी और अब क्या करने वाले, उनके ही लोगों में मुझे लगता है कि विरोध। जैसे ये सरकार का तो बिल नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है, उन्होंने लाया है। तो दूसरी तरफ से उनके जो मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रोहिल्ला है, वो भी उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं लगता ये फ्रेंडली मैच है या क्या कर रहे हैं, ये अभी एक्सपोज होने वाले हैं थोड़ी देर में। इस सत्र के दौरान भी बहुत सी चीजें बाहर निकल करके आएंगी, जो लोगों को भी पता लगेंगी, और लोगों को पता लगेगा कि इसमें कितनी सीरियसनेस है या इनमें इनडिसिप्लिन है। ये सारी चीजें आएंगी। आपके पास साधन क्या है, इस चीज को अभी विचार करना होगा। शराब का भी एक रेवेन्यू रहता है, हम उसके समर्थन में नहीं है, लेकिन चीजों को देख सुन करके जिसके माध्यम से आपको रेवेन्यू आ रहा है, उसको किस प्रकार से धीरे धीरे, बाकी राज्यों ने भी कहा किया है, ऐसा नहीं है कि जहां शराबबंदी होती वहां पर डेवलपमेंट नहीं होती। गुजरात उसका एक बड़ा उदाहरण है, बिहार में पहले से बेहतर स्थिति हुई है, वहां पर भी शराबबंदी है। तो इन सब चीजों से पहले एक प्लान, उसके बाद आप चीजें करिए, कोई उसमें वो नहीं है। कुल मिलाकर के तो ये जो शराबबंदी है, इसका तो अ, हम समर्थन ही करेंगे, क्योंकि लोगों के जो घरों को उजाड़ने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर में नशा पहले से ही काफी है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। और भी बहुत सी चीजें हैं जिस पर सरकार को सोचना होगा। इन सब के बीच अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी की अगर बात करें, जो उनके बोल लगातार सामने आ रहे हैं, किस नजरिए से आप उनको देखें? देखिए, उनका तो एजेंडा ही यही है, पाकिस्तान का समर्थन, कभी ड्यूल करेंसी, कभी वो जब भी कोई बात करती हैं तो पाकिस्तान और मिलिटेंट्स को, दूसरी चीजों को लेकर के वो धर्म के आधार पर बात करती हैं। लगता था कि नई पीढ़ी जब राजनीति में एंटर करेगी तो उन चीजों से सीखेगी। आज पीडीपी जो पिछली बार 28 सीटों पर थी, उसका 2-3 सीटों पर आना ये बताता है कि उनकी पॉलिसियां गलत है, लोगों ने उनको नकारा है। हालांकि सरकार के माध्यम से बहुत अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, लेकिन हर वक्त वही सोच और पाकिस्तान का समर्थन करना, अपने लोगों को नकारना, आज कोई शहीद हुए उस पर बात नहीं करना, तो उसी प्रकार से अफरा तफरी का माहौल किस प्रकार से बनाया जाए, ये इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। तो किसी न किसी, मुझे लगता है कि अलगाववादी ताकतों के हाथ में ये खेल रहे हैं। और कैसे पिछले दिनों जो बिलावर में जिस पर सरकार ने एक्शन लिया, उसी पर इन्होंने एक माहौल खराब करने की कोशिश की। इससे साफ जाहिर होता है, तो आकर के जब महबूबा मुफ्ती जी उमरा से होकर के आती हैं तो उसका समर्थन करती हैं। इन सभी चीजों से कुछ निकलेगा ऐसा नहीं है, और उनको धीरे धीरे कांग्रेस की तरह इनका भी खात्मा होने वाला है। बिल्कुल, अंत में मैं जानना चाहूंगा, बजट सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, कितने तैयार हैं, और खासकर क्या इस सत्र में
वजीफ और इस जोरदार तरीके से जम्मू के हितों को उठाया जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनकी इस जितने भी 100 दिन से ज्यादा का जो सफर है उसका रिपोर्ट कार्ड भी मांगा। कि स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इन विषयों पर लेकर के प्रशिक्षण भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एमएलए को किस प्रकार से क्वेश्चन, मेरे से भी बहुत से एमएलए ने उन्होंने जानकारी ली है। हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करना चाहते हैं, ना कि सरकार अगर सही बातें करती है, लाती है, लोगों के हितों में लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चय ही उनका समर्थन करेगी। लेकिन गलत बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गलत नीतियों को बिना कारण से जिस प्रकार से खुद ही इन्होंने पिछले सत्र में माहौल खराब करने का दिया। पहले दिन उन्होंने ये जो 35 और 370 या दूसरा को स्पेशल स्टेटस को लेकर के जब वाहिद रहमान पर्रा वो लाए थे तो उसका विरोध किया, अगले दिन खुद ले आए। आखिर ये कंपटीशन का जो माहौल है इसमें लोग सफर नहीं करने चाहिए। ये जो विधानसभा का जो समय है वो खराब नहीं होना चाहिए, उस पर जो खर्चा होता है कुछ अच्छी बातें निकल करके आए और लगे कि अगर ये सत्र लगा है तो उसमें से ये चीज निकल करके सामने आई है, वो आउटकम्स क्या है उस पर भी ध्यान देना होगा। कविंदर जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पे आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य और आने वाले बजट सत्र पर प्रकाश डाला। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।